आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का 4th चैप्टर, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सही में ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। ओके, तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1900 से। एक म्यूजिक पब्लिशर थे E.T. पॉल। उन्होंने एक म्यूजिक बुक पब्लिश की और उसके कवर पर वाले कमाल की तस्वीर थी। इसका टाइटल था डॉन ऑफ द सेंचुरी, मतलब एक नई सदी की शुरुआत, एक नया सवेरा। अब इस पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में देखिए, आपको एक देवी जैसी फिगर दिख रही है, राइट? इसे नाम दिया गया एंजल ऑफ प्रोग्रेस, यानी तरक्की की देवी। और देखो, उनके हाथ में नई सदी का झंडा है, एक सिंबल आने वाली फ्यूचर की उम्मीदों का। और जरा गौर से देखो, वो एक पंखों वाले पहिए पर बैठी हैं। ये जो पहिया है ना, ये टाइम का सिंबल है, वक्त का। और उनकी फ्लाइट, वो हमें सीधे फ्यूचर की तरफ ले जा रही है। और उनके पीछे हैं प्रोग्रेस के सारे साइंस, रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्री। ये सब वो चीजें हैं जिन्होंने सच में दुनिया बदल दी। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये एक नए मॉडर्न युग का ऐलान है, एक अनाउंसमेंट। तो प्रोग्रेस की जो स्टोरी है वो सिर्फ इस एक पिक्चर तक लिमिटेड नहीं थी। चलो एक और इमेज देखते हैं। ये एक ट्रेड मैगजीन में पब्लिश हुई थी और इसमें तो टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन और भी जोरदार है। इसका टाइटल है द टू मैजिशियंस। तो ये पिक्चर हमें मिलवाती है दो जादूगरों से। ध्यान से देखो, एक ऊपर है और एक नीचे। लेकिन ये सिर्फ मैजिशियंस नहीं हैं, ये दो अलग अलग तरह के बिल्डर्स हैं, निर्माण करने वाले। ऊपर कौन है? ये है एलाडिन, ओरिएंट से यानी ईस्ट से। हम सब उसकी कहानी जानते हैं, है ना? कैसे उसने अपने मैजिक लैंप से पलक झपकते ही एक शानदार पैलेस बना दिया था। तो यहाँ एलाडिन रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट को और पास्ट को, बीते हुए कल को। तो ये ओरिएंट शब्द का मतलब क्या है? एक्चुअली ये वर्ड वेस्टर्न कंट्रीज यूज करते थे उन देशों के लिए जो मेडिटेरेनियन के ईस्ट में आते हैं, जैसे एशिया। ये उनका एक नजरिया था जिसमें वो इस रीजन को प्री मॉडर्न, ट्रेडिशनल और थोड़ा मिस्टीरियस मानते थे। अब पिक्चर में नीचे देखो, ये है मॉडर्न मैकेनिक। वो अपने मॉडर्न टूल से एक नया ही जादू कर रहा है। ये मैकेनिक, ये रिप्रेजेंट करता है वेस्ट को और मॉडर्निटी को, यानी नए जमाने को। तो मैकेनिक का जादू क्या है? उसका मैजिक है ब्रिजेस, बड़े बड़े शिप्स, टावर्स और ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग्स। सोचो, जहां अलादीन ने जादू से पैलेस बनाया, वहीं ये मैकेनिक अपने टूल से, अपने हाथों से एक पूरी नई मॉडर्न दुनिया बना रहा है। तो बिल्कुल साफ है, राइट? ये पिक्चर एक डायरेक्ट कंपैरिजन कर रही है। एक तरफ है अलादीन जो ईस्ट और पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और मैजिक लैंप से काम चलाता है, और दूसरी तरफ है ये मॉडर्न मैकेनिक जो वेस्ट और मॉडर्निटी का सिंबल है और अपने मॉडर्न टूल्स पर डिपेंड करता है। तो ये दोनों पिक्चर्स मिलकर हमें क्या बता रही हैं? ये हमें मॉडर्न वर्ल्ड की एक बहुत ही शानदार, एक ट्रायम्फेंट स्टोरी सुनाती हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें लगता है कि बस प्रोग्रेस ही सब कुछ है। इसी को कहते हैं एक ट्रायम्फेंट अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब एक ऐसी कहानी जो सिर्फ जीत, सिर्फ सक्सेस को सेलिब्रेट करती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे मशीन्स और टेक्नोलॉजी ने पुरानी ट्रेडिशनल दुनिया पर फतेह हासिल की। अच्छा, इस जीत की कहानी में मॉडर्न का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज, नए नए इनोवेशंस, मशीन्स और फैक्ट्रीज, रेलवेज, स्टीमशिप्स, सब कुछ। इन पिक्चर्स को देखकर तो यही फील आती है कि ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एक गोल्डन पीरियड था, एक वंडरफुल टाइम। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना परफेक्ट था? हिस्ट्री कभी इतनी सिंपल नहीं होती। तो अब टाइम आ गया है इस चमकती हुई स्टोरी पर कुछ जरूरी सवाल उठाने का। क्या ये पिक्चर्स हमें पूरी सच्चाई बता रही हैं, या ये कहानी का सिर्फ एक साइड है? चलो सबसे पहले ये सोचते हैं, क्या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हमेशा सिर्फ प्रोग्रेस और मॉडर्निटी ही होता है? क्या हर फैक्ट्री की चिमनी से जो धुआं निकलता है वो सिर्फ तरक्की का ही होता है? एक और सवाल, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर ही बेस्ड होता है? मतलब क्या सब कुछ सिर्फ मशीन से ही होता है, या इसके पीछे उन लाखों लोगों की मेहनत भी छिपी है जिनके हाथों का काम था? और आज इस सवाल की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। क्या हम आज भी हर काम के कंटिन्यूअस मैकेनाइजेशन को ग्लोरीफाई कर सकते हैं? सोचो, अगर मशीन्स ही सारा काम करने लगेंगी तो फिर लोगों की जॉब्स का, उनकी लाइफ का क्या होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर आम लोगों की जिंदगियों पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या असर पड़ा?
उस मैकेनिक के लिए, उस फैक्ट्री वर्कर के लिए इस प्रोग्रेस के आखिर क्या मायने थे? इन मुश्किल सवालों के जवाब हमें इन पिक्चर्स में नहीं मिलेंगे, इनके जवाब मिलेंगे हिस्ट्री के पन्नों में। तो चलिए एक हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम 2 अलग-अलग देशों की कहानियों को समझेंगे। पहला हम ब्रिटेन की स्टडी करेंगे, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन, जहां से ये सब शुरू हुआ। और फिर हम इंडिया की स्टोरी देखेंगे, जहां इंडस्ट्रियल चेंज कॉलोनियल रूल के अंडर हुआ, यानी अंग्रेजों के शासन के दौरान। सो जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं तो माइंड में क्या इमेज आती है? यही ना कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, धुआं निकल रहा है और अ लॉट ऑफ वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पार्ट है। फैक्ट्रीज के आने से बहुत पहले भी एक टाइम था जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था। आज हम उसी दौर को समझेंगे, फैक्ट्री से पहले की कहानी, जिसे कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या चीज? चलिए इस वर्ड को ही ब्रेक करके देखते हैं। सिंपल है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, यानी पहला, किसी भी चीज का बिल्कुल शुरुआती फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे पहला फेज, उसकी अर्ली स्टेज। अच्छा, अब आते हैं मेन सवाल पर, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, ये बात है 17th और 18th सेंचुरी की। यूरोप के शहरों में जो मर्चेंट्स थे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे। सिंपल रीजन, पूरी दुनिया में चीजों की डिमांड बढ़ रही थी, मगर एक प्रॉब्लम थी, वो शहरों के अंदर रहकर ये काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों? शहरों के अंदर ही प्रोडक्शन एक्सपैंड करने में क्या दिक्कत थी? इसका जवाब छिपा है उस टाइम के कुछ बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस में। इनको कहते थे अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स। और मैं आपको बताऊं, ये गिल्ड्स बहुत पावरफुल थी। मतलब वही डिसाइड करती थी कि कौन सामान बनाएगा, कितना बनाएगा और उसके प्राइसेस क्या होंगे। कंपटीशन को रेगुलेट करती थी। किसी भी नए आदमी का इस ट्रेड में घुसना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ऊपर से रूलर्स से इन्हें मोनोपोली राइट्स भी मिले हुए थे, यानी किसी खास प्रोडक्ट को बनाने और बेचने का एक्सक्लूसिव अधिकार। तो आप समझ सकते हैं, इन पावरफुल गिल्ड्स की वजह से नए मर्चेंट्स के लिए टाउन्स में बिजनेस सेटअप करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। तो उन्होंने क्या किया? सिंपल, उन्होंने शहरों से बाहर देखना शुरू किया, कंट्री साइड की तरफ, गांव की तरफ, और यही उनका सोल्यूशन निकला। ये मर्चेंट्स गांव में गए और वहां के पुअर पेजेंट्स और आर्टिजन्स को पैसा ऑफर किया अपने लिए काम करने के लिए। और आप जानते हैं क्या हुआ? वहां के लोग फौरन तैयार हो गए। लेकिन क्यों? क्योंकि उस टाइम गांव में उनकी हालत ठीक नहीं थी। देखिए, जो ओपन फील्ड्स और कॉमन लैंड्स थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उनके जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े थे, उनसे पूरे परिवार का गुजारा होना मुश्किल था। तो उन्हें एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की सख्त जरूरत। तो ये जो सिस्टम था ना, ये इन पेजेंट हाउसहोल्ड्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मर्चेंट्स के लिए काम करके वो अपने गांव में ही रह सकते थे, अपना छोटा मोटा खेत भी संभाल सकते थे और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते थे। इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर देम। सो इससे एक्स्ट्रा इनकम से हुआ ये कि उनकी खेती से जो कम आमदनी हो रही थी उसकी भरपाई हो गई। प्लस इससे पूरा का पूरा परिवार, उनके पास जो भी लेबर था, सब काम में लग जाता था। सो लेट्स सी कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता था, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या था। तो इस सिस्टम से टाउन्स और कंट्री साइड के बीच एक नया क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गया। मर्चेंट्स तो टाउन में बेस्ड थे, लेकिन अ लॉट ऑफ द वर्क, इनफैक्ट ज्यादातर काम कंट्री साइड में हो रहा था। एक क्लॉथ मर्चेंट मान लीजिए, वो सबसे पहले एक स्टैपलर से वुल खरीदता था। फिर वो वुल जाती थी स्पिनर्स के पास, वहां से जो यान यानी धागा बनता वो जाता था वीवर्स के पास। फिर कपड़ा वीवर से फुलर्स तक और आखिर में डायर्स के पास रंगने के लिए पहुंचता था। और ये हर स्टेज पर अलग अलग लोग आते थे जो अपने काम में एक्सपर्ट थे। जैसे स्टेपलर का काम था वूल को उसके फाइबर के हिसाब से सॉर्ट करना। फिर फुलर जो था वो कपड़े को प्लीटिंग करके गैदर करता था। और डायर का काम तो नाम से ही क्लियर है, कपड़े को अलग अलग कलर्स में डाई करना। और याद रखिए, ये पूरा का पूरा काम, ये पूरी प्रोडक्शन लाइन गांव में अलग अलग घरों में चल रही थी। अब जब कपड़ा इन सब स्टेजेस से गुजरकर तैयार हो जाता तो आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था फिनिशिंग। कंट्री साइड में जो भी कपड़ा तैयार होता था उसको फिनिशिंग के लिए लंदन भेजा जाता था। लंदन उस वक्त का आप कह सकते हैं एक जाइंट फिनिशिंग सेंटर बन चुका था। वहां लंदन में कपड़े को फाइनल टच दिया जाता और फिर उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए एक्सपोर्ट कर देते थे। तो अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि ये प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो था ये बेसिकली एक बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क था। इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल तो मर्चेंट्स ही करते थे और प्रोडक्शन हो रहा था फैमिली फार्म्स पर, फैक्ट्रीज में नहीं।
और इसके स्केल को हल्के में मत लीजिए। प्रोडक्शन के हर स्टेज पर, चाहे वो स्पिनिंग हो या वीविंग, एक अकेला मर्चेंट ऑन एन एवरेज 20 से 25 वर्कर्स को काम देता था। अब जरा इसका मैथ कीजिए। हर स्टेज पर 20 से 25 लोग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक अकेला मर्चेंट, एक क्लोथियर, असल में हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स के काम को कंट्रोल कर रहा था। दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो इन शॉर्ट ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे मर्चेंट्स कंट्रोल कर रहे थे और जिसमें सारा प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि लोगों के घरों में, फैमिली फार्म्स पर हो रहा था। बेसिकली यही है इन अ नटशेल में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, द जेनेसिस ऑफ द इंग्लिश कॉटन मिल। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस फैक्ट्री बूम से पहले का सीन क्या था। फिर हम कॉटन की कहानी में उतरेंगे कि कैसे वो एक नया इंजन बन गया, और हाँ, वो कौन से इनोवेशंस थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद हम देखेंगे पहली कॉटन मिल, जानेंगे कि ये प्रोडक्शन का नया सिस्टम क्या था, और आखिर में हम देखेंगे कि इंग्लैंड का पूरा लैंडस्केप ही कैसे बदल गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस रेवोल्यूशन की शुरुआत बहुत धीमी थी, एकदम स्लो स्टार्ट। देखिए, फैक्ट्रीज का आइडिया कोई नया नहीं था। इंग्लैंड में 1730 से ही फैक्ट्रीज थीं, पर बस कुछ ही गिनी चुनी। असली कहानी तो 18th सेंचुरी के आखिर में शुरू हुई, जब इनकी संख्या तेजी से, मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। ये एक तरह का एक्सप्लोजन था। तो सवाल ये उठता है कि इन फैक्ट्रीज की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी क्यों? आखिर ऐसा क्या था जो ये बना रही थीं? जवाब है कॉटन। जी हाँ, कपास। एक सिंपल सा मटेरियल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कॉटन, आप कह सकते हैं, इस नए इंडस्ट्रियल एरा का पहला सिंबल बना। इसकी प्रोडक्शन में लेट 18th सेंचुरी में एक जबरदस्त बूम आया, और इसी बूम ने, इसी डिमांड ने इनोवेशन को फ्यूल दिया। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये एक क्रांति का इंजन था। और ये ग्रोथ कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये हैरान कर देने वाली थी, स्टैगरिंग। और इसका सीधा कनेक्शन था चीजें बनाने के तरीकों में आए बदलाव से। चलिए मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाता हूं, तब आपको अंदाजा होगा। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये आपको उस एक्सप्लोजन का एकदम साफ विजुअल प्रूफ देता है। 1760 में यूके सिर्फ 2.5 मिलियन पाउंड्स कच्चा कॉटन इंपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अब 30 साल से भी कम समय में 1787 तक ये आंकड़ा कहां पहुंच गया? 22 मिलियन पाउंड्स। आप सोच सकते हैं, ये लगभग 9 गुना की छलांग थी। तो इतना बड़ा जंप आया कैसे? वेल, इसका जवाब है इन्वेंशंस। कुछ ऐसे इन्वेंशंस जिन्होंने पूरा खेल ही पलट दिया। 18th सेंचुरी में कुछ कमाल के इन्वेंशंस हुए। इन्होंने प्रोडक्शन के हर एक स्टेप को, हर एक प्रोसेस को पहले से ज्यादा एफिशिएंट बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर वर्कर पहले से कहीं ज्यादा आउटपुट दे सकता था। और सिर्फ ज्यादा ही नहीं, बल्कि जो धागा और यान बन रहा था वो भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर क्वालिटी का था। इन इन्वेंशंस ने कपड़ा बनाने के पूरे प्रोसेस को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। कार्डिंग से जहां फाइबर्स को तैयार किया जाता है, फिर ट्विस्टिंग और स्पिनिंग से धागा बनाने तक, और आखिर में उस धागे को रोल करने तक, हर स्टेप अब तेज और बेहतर हो गया था। पर अब एक नई बात सामने आई। इन नई बड़ी बड़ी मशीन्स को चलाने के लिए एक नए तरह के वर्कप्लेस की जरूरत थी। और यहीं से हम आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर, द कॉटन मिल। देखिए, प्रॉब्लम क्या थी। पहले कपड़ा बनाने का काम गांवों में, घरों में फैला हुआ था। हर घर में थोड़ा थोड़ा काम होता था। अब ये जो नई मशीन्स थीं, ये बहुत महंगी थीं। आप हर घर में इतनी महंगी मशीन तो नहीं लगा सकते, राइट? ये प्रैक्टिकली नहीं था। और यहीं पर रिचर्ड आर्कराइट नाम के एक आदमी को एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया। उन्होंने सोचा, क्यों न सारे मशीन्स और सारे वर्कर्स को एक ही जगह ले आया जाए। और बस इसी आइडिया से जन्म हुआ कॉटन मिल का। एक ऐसी बिल्डिंग जहां सारी महंगी मशीन्स को एक साथ खरीदा, सेटअप और मेंटेन किया जा सकता था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक ब्रिलियंट आइडिया ने, यानी सब कुछ एक छत के नीचे लाने के आइडिया ने, प्रोडक्शन के पूरे सिस्टम को ही कैसे बदल दिया। ये स्लाइड आपको वो बिफोर और आफ्टर वाली पिक्चर एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ था पुराना तरीका, काम गांव में बिखरा हुआ, सुपरविजन मुश्किल, क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं। और दूसरी तरफ थी मिल, सब कुछ एक छत के नीचे, सेंट्रल मैनेजमेंट के साथ, जहां हर चीज पर केयरफुली नजर रखी जाती थी, क्वालिटी से लेकर लेबर तक। तो इस नए मिल सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मैनेजर्स को पूरे प्रोसेस पर स्टार्ट टू फिनिश पूरा कंट्रोल मिल गया। अब प्रोडक्शन पर नजर रखना आसान था, क्वालिटी पर लगातार वॉच रखना पॉसिबल था, और वर्कर्स के काम को रेगुलेट करना भी मुमकिन हो गया था। चलिए
अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। ये देखते हैं कि इन बदलावों ने सिर्फ काम करने का तरीका ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड का पूरा नजारा, पूरा लैंडस्केप ही कैसे रीशेप कर दिया। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत होते होते ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंग्लैंड के लैंडस्केप का एक हिस्सा बन गई। मतलब अचानक से ये विशाल बिल्डिंग्स हर तरफ दिखने लगी। ये एक आम नजारा बन गई। उस जमाने के लोग इन मिल्स को देखकर बस हैरान रह जाते थे। उनके लिए ये नई टेक्नोलॉजी किसी जादू से कम नहीं थी। उनका सारा अटेंशन इन्हीं नई शानदार मिल्स पर होता था। वो इस चकाचौंध में अक्सर उन पुरानी तंग गलियों और वर्कशॉप्स को भूल जाते थे जहां अब भी लोग पुराने तरीकों से काम कर रहे थे। आइए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को थोड़ा और पास से, थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब भी हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि एकदम से रातों रात बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुल गईं, हर तरफ धुआं और भाप से चलने वाले इंजन्स। पर क्या सच में कहानी इतनी सीधी सादी थी, या फिर इसके पीछे कुछ और भी था, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स? चलिए पर्दा उठाते हैं सच से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उन दो इंडस्ट्रीज से जिनके बिना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की कहानी अधूरी है। ये थे इस दौर के सुपरस्टार्स, अ डायनामिक डुओ, कॉटन एंड मेटल्स। इन्हीं का तो बोलबाला था, है ना? तो देखिए, शुरुआत में मतलब 1840s तक सबसे आगे आगे चल रहा था कॉटन सेक्टर। बिल्कुल कॉटन ही किंग था। लेकिन फिर पिक्चर बदल गई। 1840s के बाद स्टेज पर एंट्री मारे आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने, और आते ही सब पर हावी हो गई। अब आप सोचेंगे ऐसा अचानक क्या हुआ? वेल, इसका जवाब है रेलवेज। 1840s से इंग्लैंड में और 1860s से उसकी कॉलोनीज में रेलवे लाइंस का जाल बिछना शुरू हुआ। और रेलवे लाइन के लिए क्या चाहिए? लोहे की पटरियां, इंजन्स, मतलब ढेर सारा आयरन और स्टील। तो डिमांड आसमान छूने लगी। बिल्कुल। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1873 तक ब्रिटेन का जो आयरन और स्टील का एक्सपोर्ट था वो पहुंच गया था लगभग 77 मिलियन पाउंड्स तक। एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे समझिए, ये उस वक्त के कॉटन एक्सपोर्ट की वैल्यू से डबल था। डबल! सोच सकते हैं आप? इससे साफ पता चलता है कि ये नई इंडस्ट्रीज कितनी पावरफुल हो चुकी थी। हाँ, तो ये नंबर्स देखकर तो लगता है कि बस आयरन और स्टील ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया होगा। पर क्या सच में ऐसा हुआ? क्या इन नई चमकती हुई इंडस्ट्रीज ने पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बिल्कुल खत्म कर दिया था? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। है बिल्कुल नहीं। अब टाइम है एक रियलिटी चेक का। असलियत ये थी दोस्तों कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कहीं नहीं गई थीं। वो ना सिर्फ जिंदा थीं बल्कि काफी लंबे टाइम तक चलती रहीं। तो चलिए एक अंदाजा लगाइए, उस वक्त कितने लोग, कितने परसेंट लोग इन नई नई फैक्ट्रीज में काम कर रहे होंगे? 50%? शायद 60%? आपको जानकर हैरानी होगी। और ये इस स्लाइड का सबसे बड़ा टेक अवे है कि 19वीं सेंचुरी के आखिर तक भी 20% से भी कम लोग, हाँ लेस देन 20%, इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेक्टर्स में थे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, 80% से भी ज्यादा लोग अभी भी अपने पुराने ट्रेडिशनल और घरेलू काम धंधों में लगे हुए थे। शॉकिंग है ना? तो ये आखिर थे कौन से काम? ये थे फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग यानी मकान बनाना, पॉटरी और कांच का काम, टैनिंग यानी चमड़े का काम, फर्नीचर बनाना और छोटे मोटे औजार बनाना। ये सारी चीजें फैक्ट्रीज के बाहर हमारी नॉन फैक्ट्री इकोनॉमी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा थे। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात, सोचने वाली बात है कि जो सबसे मॉडर्न सेक्टर माना जाता था यानी टेक्सटाइल, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में नहीं बनता था। जी हाँ, वो अभी भी लोगों के घरों में छोटी छोटी डोमेस्टिक यूनिट्स में ही तैयार हो रहा था। इससे पता चलता है कि बदलाव कितना धीरे धीरे हो रहा था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बदलाव इतना स्लो, इतना धीमा क्यों था? इसका एक बहुत बड़ा रीजन टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। आइए इस नई टेक्नोलॉजी के स्लो मार्च को समझते हैं। देखिए, नई टेक्नोलॉजी आई तो थी पर बहुत महंगी थी। इसलिए जो व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इसको इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचते थे, काफी कॉशियस रहते थे। फिर ये मशीनें अक्सर खराब हो जाती थीं और उनकी रिपेयर का खर्चा अलग से। और सच तो ये है कि ये मशीनें उतनी कारगर, उतनी इफेक्टिव भी नहीं थी जितना उन्हें बनाने वाले दावा करते थे। चलिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, स्टीम इंजन, जैसे हम इस पूरे रेवोल्यूशन का सिंबल मानते हैं। जेम्स वॉट ने न्यू कॉमन के इंजन को बेहतर बनाया और 1781 में पेटेंट भी करवा लिया। उनकी एक दोस्त थी, इंडस्ट्रियलिस्ट मैथ्यू बोल्टन। उन्होंने इसका नया मॉडल बनाना भी शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ आता है असली ट्विस्ट। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में,
पूरे इंग्लैंड में कुल कितने स्टीम इंजन्स थे? हजारों, लाखों? नहीं, आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, सिर्फ 321। जी हाँ, 321। बस ये नंबर चीख चीख कर बताता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज असल में कितना धीमा था। और ये 321 इंजन भी हर जगह नहीं थे कि हर फैक्ट्री में एक लगा हो। इनमें से 80 लगे थे कॉटन इंडस्ट्रीज में। वुल इंडस्ट्रीज में तो सिर्फ 9 थे, बस 9। और जो सबसे ज्यादा बचे हुए 232 थे, वो माइनिंग, नहर खोदने और आयरन वर्क्स जैसे भारी भरकम कामों में लगे थे। मतलब साफ है, ये टेक्नोलॉजी कुछ गिने चुने सेक्टर्स तक ही सीमित थी, हर तरफ नहीं फैली थी। तो अगर ये बड़ी बड़ी फैंसी मशीनें इतना बड़ा बदलाव नहीं ला रही थी, तो फिर ग्रोथ हो कैसे रही थी? ये सब आगे कैसे बढ़ रहा था? जवाब छुपा है छोटे छोटे इनोवेशंस की ताकत में। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे ना, उनमें ग्रोथ स्टीम पावर जैसी किसी बड़ी चीज से नहीं आ रही थी। ग्रोथ आ रही थी छोटे छोटे साधारण से लगने वाले सुधारों से, यानी स्मॉल इनोवेशंस से। यही छोटे छोटे बदलाव उनके पुराने हुनर को, उनके क्राफ्ट को ज्यादा प्रोडक्टिव बना रहे थे। तो इन सारे बातों को, सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखें तो अब हम एक नया और ज्यादा सही सवाल पूछ सकते हैं कि उस दौर का एक आम वर्कर, एक टिपिकल वर्कर आखिर था कौन? फैक्ट्री में मशीन चलाने वाला मजदूर या कोई और इस स्लाइड पर है इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा कंक्लूजन, इसकी सबसे बड़ी सीख। हिस्टोरियंस अब ये मानते हैं कि मिड 19th सेंचुरी का जो आम वर्कर था, वो कोई मशीन ऑपरेटर नहीं था, बल्कि वो एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन और लेबरर था, एक कारीगर जो अपने हाथों से, अपने हुनर से चीजें बनाता था। असली वर्कर वो था। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, विक्टोरियन ब्रिटेन में हैंड लेबर और स्टीम पावर। तो इस एक्सप्लेनर में हम मिलकर एक ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। सोचने वाली बात है ना कि जब हर तरफ स्टीम पावर और नई नई मशीनों की धूम थी, तब भी हाथ से काम करने वालों की इतनी जरूरत क्यों थी? आइए इसके पीछे के राज पता करते हैं। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला क्लू है अ लेबर सरप्लस प्रॉब्लम, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां मशीनें एक बहुत महंगा सौदा लग रही थी। इस पहेली का जो पहला सुराग है ना, वो लोगों में ही छुपा है। ये सब शुरू होता है एक कॉन्सेप्ट से जिसे कहते हैं लेबर सरप्लस। इसका सीधा सा मतलब है कि काम करने वाले लोग ज्यादा थे लेकिन काम कम था। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है? वेजेस यानी मजदूरी अपने आप कम हो जाती है। आप सोचिए, उस वक्त विक्टोरियन ब्रिटेन में वर्कर्स की कोई कमी ही नहीं थी। गांव से गरीब किसान, बेरोजगार लोग सब काम की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे थे। इसकी वजह से शहरों में काम करने वालों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई थी। और इसका इफेक्ट क्या हुआ? सिंपल, वेजेस यानी मजदूरी एकदम नीचे आ गई। फैक्ट्री मालिक यानी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो ये सोने पे सुहागा था। उन्हें सस्ते मजदूर जब चाहिए, जितने चाहिए आसानी से मिल जाते थे। तो अब आप ही सोचिए, अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते, आपके पास सस्ते मजदूरों की कोई कमी नहीं है, ज्यादा सैलरी का भी कोई टेंशन नहीं है, तो आप क्यों इतना बड़ा कैपिटल, इतना पैसा नई नई मशीनों पर खर्च करेंगे जिनके मेंटेनेंस का खर्चा भी अलग से हो? कोई सेंस नहीं बनता, राइट? इंसानी हाथ उन्हें कहीं ज्यादा सस्ते पड़ रहे थे। ओके, तो ये तो साफ हो गया कि लेबर सस्ता था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। हमारा अगला क्लू कैलेंडर में छिपा है। चलिए देखते हैं द सीजनल वर्क पजल, यानी मौसम के साथ बदलती हुई डिमांड की प्रॉब्लम। जरा सोचिए, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थीं जिनका काम सीजन के हिसाब से चलता था। जैसे सर्दियों के महीनों में गैस वर्क्स और बियर बनाने वाली ब्रूरीज का काम अचानक से बढ़ जाता था। फिर जैसे ही दिसंबर आता, क्रिसमस की वजह से बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स को ढेर सारे एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ती थी। और विंटर में ही समंदर के किनारे जहाजों की रिपेयर और साफ सफाई का काम भी जोरों पर होता था। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक महंगी मशीन खरीदकर उसे साल भर आइडल रखने से तो कहीं बेहतर था ना कि जब काम हो तब टेम्परेरी वर्कर्स हायर कर लो, काम खत्म, वर्कर्स भी चले गए। इसलिए ऐसी सीजनल इंडस्ट्रीज के मालिक मशीनों में पैसा लगाना एक बेकार का इन्वेस्टमेंट समझते थे। तो यहाँ कीवर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, जो उस टाइम ऑटोमेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब चलते हैं हमारे तीसरे क्लू की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन स्किल। आइए देखते हैं कि मशीनें हर चीज क्यों नहीं बना सकती थी। देखिए, मशीनों का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल था, वो एक ही तरह का यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज सामान मास क्वांटिटी में बना सकती थी, एक जैसी हजारों चीजें, बस। लेकिन सवाल यह है कि क्या मार्केट को हमेशा वही यूनिफॉर्म चीजें चाहिए थीं? बिल्कुल नहीं। मार्केट में तो अक्सर ऐसी चीजों की डिमांड होती थी जिन पर बहुत बारीक डिजाइन हो, जिनका शेप एकदम स्पेसिफिक हो। तो क्या मशीनें ये कर सकती थीं? इसका जवाब आपको इन नंबर से मिलेगा।
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उस टाइम ब्रिटेन में 500, जी हां, 500 अलग अलग तरह के सिर्फ हैमर्स यानी हथौड़े बनाए जाते थे। और बात सिर्फ हैमर्स की नहीं है, 45 यानी 45 अलग अलग तरह की तो सिर्फ कुल्हाड़ियां बनती थी। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इस तरह की चीजें बनाने के लिए मशीन नहीं, ह्यूमन स्किल यानी इंसानी हुनर की जरूरत थी। हर हथौड़ा, हर कुल्हाड़ी एक खास काम के लिए थी और उसे सिर्फ एक स्किल्ड इंसान ही बना सकता था। तो हमने लेबर देखा, सीजनल वर्क देखा, स्किल देखी, पर एक और इंपॉर्टेंट एंगल है सोशल स्टेटस। चलिए देखते हैं हमारा चौथा क्लू, हैंडमेड, अ क्लास सिंबल। यानी आपके पास जो चीजें हैं वो आपकी क्लास और आपके स्टेटस के बारे में क्या बताती थी। उस जमाने में विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लास थी ना, यानी एरिस्टोक्रेट्स और बुर्जुआ, उनके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं ये एक स्टेटस सिंबल था। वो लोग हाथ से बनी यानी हैंडमेड चीजों को प्रेफर करते थे। क्यों? क्योंकि हाथ से बनी चीज का मतलब था रिफाइनमेंट और क्लास। उसकी फिनिशिंग बेहतर होती थी, वो आपके लिए स्पेशली बनाई जाती थी और उसका डिजाइन भी यूनिक होता था। वहीं दूसरी तरफ मशीन से बना सामान मास मार्केट के लिए था, जो कॉलोनीज में एक्सपोर्ट किया जाता। तो साफ है, हैंडमेड मतलब क्लासी और मशीन मेड मतलब आम। इस पूरी बात को और पक्का करने के लिए चलिए एक दूसरे देश का एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन है द अमेरिकन कॉन्ट्रास्ट। और अमेरिका का केस ब्रिटेन से बिल्कुल उल्टा था। जहां ब्रिटेन में लेबर की भरमार थी, वहीं 19वीं सदी के अमेरिका में लेबर शॉर्टेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट मशीनों और मैकेनिकल पावर को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, ताकि उन्हें इंसानी मजदूरों पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो अब सारी कड़ियां जुड़ गई हैं। ब्रिटेन की सिचुएशन बिल्कुल यूनिक क्यों थी? चलिए क्विक रिकैप करते हैं। पहला, सस्ते और ढेर सारे मजदूर होने के वजह से मशीनें खरीदना घाटे का सौदा था। दूसरा, सीजनल काम के लिए टेम्पररी मजदूर रखना ज्यादा प्रैक्टिकल था। तीसरा, मार्केट में वैरायटी और स्किल वाली चीजों की डिमांड थी जो सिर्फ इंसानी हाथ पूरी कर सकते थे। और चौथा, अमीर लोगों के लिए हाथ से बनी चीजें एक स्टेटस सिंबल थीं। आज हम चलेंगे 19th सेंचुरी की दुनिया में ये समझने के लिए कि उस दौर के वर्कर्स की यानी मजदूरों की जिंदगी आखिर थी कैसी। देखिए, उस टाइम वर्कर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसकी जड़ एक सिंपल सी चीज थी, लेबर बहुत ज्यादा था। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो काम ढूंढने वाले लोग हजारों थे, लेकिन नौकरियां वो बहुत कम थीं। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का खेल था, जहां सप्लाई बहुत ज्यादा थी। तो जॉब सर्च का प्रोसेस शुरू कैसे होता था? सोचिए, जैसे ही गांव में खबर फैलती कि शहरों में काम मिलने का चांस है, सैकड़ों लोग एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अपना सब कुछ पीछे छोड़कर शहर निकल पड़ते थे। लेकिन शहर पहुंचना तो बस पहली सीढ़ी थी। असली चैलेंज तो अब शुरू होता था, क्योंकि वहां जॉब मिलना आपकी काबिलियत या स्किल पर नहीं, बल्कि आपकी जान पहचान पर डिपेंड करता था। सोशल कनेक्शंस यानी आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। और इसी वजह से ना, जॉब ढूंढने वालों की दो बिल्कुल अलग कहानियां बनती थीं। एक तरफ वो लोग थे जिनका कोई रिश्तेदार या दोस्त पहले से किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उनके लिए जॉब मिलना थोड़ा आसान था, उन्हें जल्दी काम मिल जाता था। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनका शहर में कोई नहीं था, उनके लिए ये बस एक लंबा, ना खत्म होने वाला इंतजार था, हफ्तों तक, कभी कभी महीनों तक। तो सोचिए, जिनके पास कनेक्शंस नहीं थे उनका क्या होता होगा? उनकी रियलिटी बहुत बहुत टफ थी। वो काम के इंतजार में रातें पुलों के नीचे गुजारते थे या फिर सरकारी नाइट शेल्टर्स में। कुछ लोग तो नाइट रेफ्यूजेस या कैजुअल वार्ड्स जैसी जगहों पर रहने को मजबूर थे, बस इस उम्मीद में कि कल शायद काम मिल जाए। चलो मान लेते हैं कि बहुत मुश्किल से, जैसे तैसे, किस्मत से जॉब मिल भी गई। तो क्या अब लाइफ सेट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब सामने आता था अगला चैलेंज, जॉब की इनसिक्योरिटी, क्योंकि अक्सर ये काम परमानेंट होता ही नहीं था। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीजनैलिटी ऑफ वर्क। इसका सीधा सा मतलब है कि कई इंडस्ट्रीज में काम सीजन पर डिपेंड करता था। मतलब एक बिजी सीजन होता था जब खूब काम मिलता, लेकिन उसके बाद एक लंबा स्लो सीजन आता था जिसमें वर्कर्स साल के कई महीने बेरोजगार बैठे रहते थे। और ये एक साइकिल की तरह था जो बस चलता रहता था। जैसे ही बिजी सीजन खत्म हुआ, गरीब मजदूर फिर से सड़कों पर आ जाते थे, फिर से काम की तलाश में। ये एक विशियस साइकिल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा था। तो जब काम नहीं होता था, उस ऑफ सीजन में वर्कर्स जिंदा कैसे रहते थे? उनके पास कुछ ही ऑप्शंस थे। कुछ लोग सर्दियों में वापस अपने गांव लौट जाते थे, लेकिन ज्यादातर लोग शहर में ही रुककर छोटे मोटे काम यानी ऑड जॉब्स ढूंढते थे।
और आपको बता दूं 19th सेंचुरी के मिड तक ये ऑड जॉब्स मिलना भी बहुत बहुत मुश्किल काम था। जॉब की इनसिक्योरिटी तो थी ही, पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पैसा। वर्कर्स की जो वेजेस थी यानी उनकी तनख्वाह, उसकी कहानी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। जो दिखता था वो हमेशा सच नहीं होता था। ये बात सच है। अगर आप नंबर्स देखें तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में वेजेस थोड़ी बड़ी जरूर थी। ऑन पेपर वर्कर्स को पहले से थोड़ा ज्यादा पैसा मिल रहा था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ज्यादा वेजेस का मतलब वर्कर्स के लिए एक बेहतर जिंदगी था? क्या उनकी लाइफ सच में इंप्रूव हो रही थी? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें रियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना होगा। रियल वैल्यू का मतलब है कि आप अपनी सैलरी से, अपने पैसों से असल में कितना सामान और सर्विसेज खरीद सकते हैं। ये आपके पैसे की असली परचेजिंग पावर है। सोचो, अगर आपकी सैलरी डबल हो जाए लेकिन दूध और सब्जी के दाम 3 गुना बढ़ जाएं, तो क्या आप अमीर हुए या गरीब? और ऐसा ही कुछ हुआ नेपोलियनिक वॉर के टाइम पे। उस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं, वेजेस तो बढ़े, नो डाउट, लेकिन महंगाई यानी जरूरी चीजों के दाम इतनी तेजी से बढ़े कि उन बढ़े हुए पैसों की रियल वैल्यू बहुत नीचे गिर गई। मतलब ज्यादा कमाने के बावजूद वर्कर्स पहले से कम चीजें खरीद पा रहे थे, वो असल में और गरीब हो रहे थे। और सबका नतीजा क्या निकला? ये आंकड़ा देखिए, ये चौंकाने वाला है। जब सबसे अच्छा टाइम चल रहा था, जब इकोनॉमी ठीक ठाक थी, तब भी शहरों की 10% आबादी यानी हर 10 में से एक इंसान एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहा था। तो जॉब की इनसिक्योरिटी थी, पैसों की रियल वैल्यू कम थी, और इन सब के साथ साथ वर्कर्स के सामने एक नया दुश्मन आ खड़ा हुआ, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन्स। वर्कर्स को हमेशा बेरोजगारी का डर लगा रहता था और इसी डर ने उन्हें नई टेक्नोलॉजी का दुश्मन बना दिया। उन्हें लगता था कि ये मशीनें उनकी नौकरी, उनकी रोजी रोटी छीन लेंगी। उनके लिए ये प्रोग्रेस नहीं, ये एक थ्रेट था। इसका एक सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है स्पिनिंग जेनी। जब इस मशीन को वुलन इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया तो इसने वर्कर्स के बीच एक आग सी लगा दी। तो आखिर इस मशीन से इतनी नफरत क्यों थी? क्योंकि उस वक्त हजारों औरतों की रोजी रोटी हाथ से कटाई यानी हैंड स्पिनिंग से ही चलती थी। ये उनके इनकम का मेन सोर्स था, और स्पिनिंग जेनी ने सीधा उनके पेट पर लात मारी, उनकी पूरी लाइवलीहुड को खतरे में डाल दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? वर्कर्स ने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में इन नई मशीन्स पर हमला करना शुरू कर दिया, उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी और वर्कर्स के बीच ये जो टकराव था, ये एक लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन क्या वर्कर्स की जिंदगी हमेशा ऐसी ही मुश्किलों से भरी रही? नहीं, कहानी हमेशा इतनी डार्क नहीं रहती। 19th सेंचुरी के मिड तक आते आते चीजें बदलना शुरू हुई। एक नया दौर, एक नया चैप्टर शुरू हुआ जिसमें कुछ पॉजिटिव बदलाव भी आए, और ये बदलाव बहुत ड्रामेटिक था। फर्क देखिए, 1830s में एक भयानक आर्थिक मंदी आई थी, जहां कुछ इलाकों में बेरोजगारी 75% तक पहुंच गई थी। कैन यू इमेजिन? लेकिन 1840s के बाद एक बिल्डिंग बूम शुरू हुआ, जिसने एम्प्लॉयमेंट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इस बिल्डिंग बूम के दौरान हुआ क्या? शहरों का पूरा नक्शा बदल रहा था। सड़कें चौड़ी की जा रही थीं, नए नए रेलवे स्टेशंस बन रहे थे, रेलवे लाइंस को दूर दूर तक एक्सटेंड किया जा रहा था, सुरंगें खोदी जा रही थीं, नए ड्रेनेज सिस्टम बनाए जा रहे थे। हर तरफ कंस्ट्रक्शन और हर तरफ काम ही काम। इन सब प्रोजेक्ट्स ने लेबरर्स के लिए काम के नए दरवाजे खोल दिए। हमारा अगला टॉपिक है द डिक्लाइन ऑफ इंडियाज प्री कॉलोनियल टेक्सटाइल ट्रेड। चलिए इस कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इंडिया की शान, उसका जो इतना बड़ा टेक्सटाइल एम्पायर था, वो आखिरकार गिर गया। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम इंडिया के टेक्सटाइल डोमिनेंस को समझेंगे, फिर उसके पीछे के ग्रेट इंडियन ट्रेड नेटवर्क को देखेंगे। इसके बाद हम यूरोपियन टेकओवर की बात करेंगे, कैसे पुराने पोर्ट्स का डिक्लाइन हुआ और नए कॉलोनियल पोर्ट्स बढ़े, और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ेंगे कि इस सब का वीवर्स पर क्या असर हुआ। तो इस डिक्लाइन को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इंडिया आखिर था किस मुकाम पर। मतलब हमें पहले उस ऊंचाई को देखना होगा जहां से ये इंडस्ट्री गिरी। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं उस दौर में जब इंडियन टेक्सटाइल्स का पूरी दुनिया में बोलबाला था। आप एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और उनकी नॉइजी मशीन्स नहीं थी, जहां हर कपड़ा हाथों की कारीगरी का एक नमूना था। उस दौर में इंडिया टेक्सटाइल का अनडिस्प्यूटेड किंग था। यूरोप के मार्केट्स हों या एशिया के शाही दरबार, इंडिया का सिल्क और कॉटन एक ट्रेजर की तरह था। जहां दूसरे देश बस आम कपड़ा बना रहे थे, वहीं इंडिया के आर्टिसंस तो मास्टरपीसेस क्रिएट कर रहे थे। तो ये डोमिनेंस आखिर चलता कैसे था? देखिए, ये कोई छोटा मोटा लोकल काम नहीं था।
ये एक विशाल ट्रेड नेटवर्क था, एक जाल जो पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। जरा सोचिए, कैमल्स के काफिले जो कीमती कपड़ों से लदे होते थे, मुश्किल पहाड़ों से गुजरकर सेंट्रल एशिया तक जाते थे, और समुद्र के रास्ते गुजरात के सूरत जैसे पोर्ट से बड़े बड़े जहाज निकलते थे जो अपना सामान मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचाते थे। लेकिन ये जो इतना बड़ा नेटवर्क था, ये सिर्फ रास्तों का कलेक्शन नहीं था, राइट? इसके पीछे लोगों का दिमाग था, उनकी मेहनत थी। तो चलिए अब उन मास्टरमाइंड से मिलते हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को खड़ा किया था। इस पूरे नेटवर्क के दिल में एक बिल्कुल स्मूथ सिस्टम था, एक वेल ऑयल्ड मशीन जिसे पूरी तरह से इंडियन मर्चेंट्स ही चलाते थे। ये उनकी बनाई हुई एक सीमलेस सप्लाई चेन थी। वीवर्स को एडवांस पैसा देने से लेकर कपड़ा बनवाने, उसे पोर्ट्स तक लाने और आखिर में एक्सपोर्ट करने तक सब उनके कंट्रोल में था। बेसिकली वो इस पूरी इंडस्ट्री की लाइफलाइन थे। तो इस सिस्टम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग इन्वॉल्व थे, अलग अलग किरदार थे। सप्लाई मर्चेंट्स थे जो पोर्ट्स को अंदर के गांव से जोड़ते थे। फिर आते थे वीवर्स जो असली काम करते थे, कपड़ा बनाते थे। पोर्ट्स पर बैठे थे बड़े बड़े शिपर्स और एक्सपोर्ट मर्चेंट्स। इनके बीच आते थे ब्रोकर्स जो प्राइस निगोशिएट करते थे, और इन सबको फाइनेंस करने वाले थे बैंकर्स। ये सब मिलकर इस विशाल मशीन को चलाते थे। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, एक मोड़ आता है। 1750 तक आते आते ये जो पूरा इंडियन मर्चेंट्स का कंट्रोल वाला नेटवर्क था, ये टूटना शुरू हो गया था। इसकी नींव आप कह सकते हैं हिलने लगी थी। सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? इतना मजबूत, इतना अच्छा चलता हुआ सिस्टम आखिर कलैप्स कैसे हो गया? इसका जवाब है पावर, एम्बिशन और एक नए प्लेयर की एंट्री में। और यही वो टर्निंग पॉइंट था, यूरोपियंस का आना। जब यूरोपियन कंपनीज इंडिया आईं, तो वो सिर्फ व्यापार करने के इरादे से नहीं आईं। उनका मकसद था कंट्रोल हासिल करना। और उन्होंने आने वाले कुछ ही डेकेड्स में इस खेल के सारे रूल्स हमेशा के लिए बदल दिए। तो उन्होंने ये पावर हासिल कैसे की? उनका तरीका बहुत सिस्टमैटिक था। पहले उन्होंने यहाँ के लोकल कोर्ट्स और राजाओं से अलग अलग तरह की छूट और कंसेशंस लिए। फिर उन्होंने ट्रेड के मोनोपोली राइट्स यानी एक अधिकार हासिल कर लिए। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इंडियन मर्चेंट्स धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम से ही बाहर हो गए। अब जब पावर का सेंटर बदला तो इसका असर सीधा इंडियन ट्रेड के पुराने अहम अड्डों पर पड़ा। सूरत और हुगली जैसे बड़े बड़े पोर्ट्स जो कभी इस इंडस्ट्री की जान हुआ करते थे, अब उनका पतन शुरू हो गया। तो एक तरफ थे पुराने पोर्ट्स जैसे सूरत और हुगली जो इंडियन मर्चेंट्स के कंट्रोल में थे। जब उनका कंट्रोल गया तो ये पोर्ट्स भी डिक्लाइन होने लगे। और दूसरी तरफ नए पोर्ट्स जैसे बॉम्बे और कैलकाटा उभर कर आ रहे थे जो यूरोपियन कंट्रोल में थे। अब इमेजिन कीजिए कि सूरत की वो भीड़ भाड़ वाली गलियां जो कभी ट्रेड से गुलजार रहती थीं, अब वीरान होने लगी थीं, और उनकी जगह बॉम्बे और कैलकाटा नए पावर सेंटर्स बन रहे थे। और अगर आप सिर्फ नंबर्स को देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये डिक्लाइन कितना बड़ा था। सूरत का ट्रेड देखिए, जहां लेट 1600s में ये 16 मिलियन रुपीस का था, वहीं 1740s तक आते आते ये गिरकर सिर्फ 3 मिलियन रुपीस रह गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल कोलैप्स था। और इस कोलैप्स का असर हर तरफ हुआ। जैसा कि इस कोट में लिखा है, द क्रेडिट दैट हैड फाइनेंस्ड द अर्लियर ट्रेड बिगैन ड्राइंग अप एंड द लोकल बैंकर्स स्लोली वेंट बैंकरप्ट। मतलब वो क्रेडिट सिस्टम, वो उधार का पैसा जिस पे पूरा ट्रेड चलता था, वो सूखने लगा, और इस वजह से यहाँ के लोकल बैंकर्स धीरे धीरे बैंकरप्ट हो गए। लेकिन जहां एक सिस्टम खत्म हो रहा था, वहीं उसकी राख से एक नया सिस्टम भी पैदा हो रहा था। ये था नया कॉलोनियल ट्रेड नेटवर्क, जिसे यूरोपियन कंपनीज अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से बना रही थीं। तो ये जो शिफ्ट था पुराने पोर्ट्स से नए पोर्ट्स की तरफ, सूरत से बॉम्बे की तरफ, ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था। ये इस बात का साफ साफ इशारा था कि अब कॉलोनियल पावर बढ़ रही है, कि अब इंडिया में एक नया राज शुरू हो रहा है। और इस नए नेटवर्क में नियम भी नए थे। अब ट्रेड को यूरोपियन कंपनीज कंट्रोल करती थीं। माल यूरोपियन जहाजों में जाता था, और जो पुराने इंडियन ट्रेडिंग हाउसेस बच भी गए थे, उन्हें जिंदा रहने के लिए इस नए यूरोपियन नेटवर्क के अंदर ही उनके रूल्स के मुताबिक ही काम करना पड़ता था। तो हमने मर्चेंट्स की बात की, पोर्ट्स की बात की, कंपनीज की बात की, लेकिन इस पूरी कहानी में एक अहम किरदार है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की। वो हैं वीवर्स। वो लोग जिन्होंने वो शानदार कपड़ा बनाया, उनका आखिर क्या हुआ?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हिस्ट्री हमें पूरी तरह से नहीं बताती। द कंपनी एंड द वीवर्स, ये कहानी है उन भारतीय बुनकरों की जिनकी दुनिया ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अच्छा, तो सोचिए 1760 के पहले क्या माहौल था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी। भारत का जो कपड़ा बाजार था ना, वो बहुत ही कम्पिटिटिव था, और इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि बुनकरों के पास अपने माल का सौदा करने की, मतलब बार्गेनिंग करने की पूरी पूरी आजादी थी। तो सवाल ये है कि बुनकरों से कपड़ा खरीदने के लिए होड़ में कौन कौन था। देखिए, इसमें फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज जैसी यूरोपियन पावर्स तो थी ही, पर साथ ही हमारे अपने लोकल इंडियन ट्रेडर्स भी थे। और इसी कंपटीशन की वजह से वीवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा, एक हेल्दी मार्केट बना हुआ था। और जानते हैं इस कंपटीशन का सबसे बड़ा फायदा क्या था? वीवर्स और जो सप्लाई मर्चेंट्स थे वो पूरी तरह से आजाद थे। वो अपनी कीमत पर सौदा करते थे और अपना माल उसी को बेचते थे जो सबसे अच्छी कीमत देता था। मतलब उन पर किसी का कोई दबाव था ही नहीं। लेकिन इस सिस्टम से एक पार्टी थी जो बिल्कुल खुश नहीं थी, और वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके जो लेटर्स लंदन भेजे जाते थे, उनमें लगातार इस बात की शिकायत रहती थी कि भाई सप्लाई मिलने में बहुत मुश्किल होती है और कीमतें तो बहुत ही ज्यादा हैं। और फिर कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 1760s और 1770s के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर हासिल कर ली, और बस इसके साथ ही भारत के कपड़ा बाजार का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे ही बंगाल और कार्नेटिक में पॉलिटिकल पावर हाथ लगी, कंपनी ने ट्रेड पर अपनी मोनोपोली यानी कि अपना एकाधिकार जमा लिया। इसका मतलब उन्होंने फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज अपनी सभी कॉम्पिटिटर्स को बाजार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सवाल ये था कि इस मोनोपोली को मैनेज कैसे किया जाए। तो इसके लिए कंपनी ने एक बिल्कुल नया सिस्टम बनाया। इसका मकसद एकदम साफ था, कॉस्ट्स कम करना, राइवल्स को हटाए रखना और एक रेगुलर सप्लाई उसे इंश्योर करना। और ये था उनका 3 स्टेप प्लान, बड़ा सीधा सादा। पहला, जितने भी पुराने ट्रेडर्स और ब्रोकर्स हैं उन्हें हटाओ। दूसरा, एक पेड सर्वेंट जिसे गुमास्ता कहते थे उसे अपॉइंट करो। और तीसरा, वीवर्स को एडवांसेस यानी लोन्स के सिस्टम से कंट्रोल करो। चलिए अब इस नए सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी से मिलते हैं, गुमास्ता। ये कंपनी का इन्फोर्सर था, मतलब उसके नियम कानून लागू करवाने वाला। तो ये गुमास्ता था कौन? वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पेड सर्वेंट था। उसका काम था वीवर्स को सुपरवाइज करना, उनसे सप्लाई कलेक्ट करना और हाँ, कपड़े की क्वालिटी को भी चेक करना। देखिए, ये बदलाव जमीन आसमान का था। एक तरफ जहां पुराने सप्लाई मर्चेंट्स गांव का ही हिस्सा थे, बुनकरों से उनका एक रिश्ता था, वो उनकी मुश्किलों में मदद करते थे। और दूसरी तरफ ये नए गुमास्ताज आए। ये बाहरी लोग थे जिनका गांव से कोई सोशल कनेक्शन नहीं था। वो सिपाहियों के साथ आते थे, बुनकरों से बहुत एलोगेंटली बात करते थे और सप्लाई में जरा सी भी देरी होने पर उन्हें सजा देते थे, यहाँ तक कि उन्हें मारते पीटते भी। तो इस नए सिस्टम का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बुनकरों ने, वीवर्स ने अपनी आजादी खो दी। वो कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस गए जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। ये एडवांसेस का जाल आखिर काम कैसे करता था? वीवर्स को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लोन दिया जाता था, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि जिसने भी लोन लिया वो अपना बनाया हुआ कपड़ा सिर्फ और सिर्फ गुमास्ता को ही देगा। वो किसी और ट्रेडर को बेच ही नहीं सकता था। हालत ये हो गई कि उन्हें अपनी खेती की जमीन भी लीज पर देनी पड़ी ताकि वो पूरा टाइम सिर्फ वीविंग कर सके। और बदले में उन्हें अपने माल की जो कीमत मिलती थी वो बहुत ही कम थी, मिजरेबली लो। और जो लोन उन्होंने लिया था उसने तो उन्हें कंपनी का एक तरह से गुलाम बनाकर ही रख दिया था। लेकिन क्या वीवर्स ने इस सिचुएशन को चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसका विरोध करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। चलिए देखते हैं कैसे। वीवर्स ने अलग अलग तरीकों से इसका सामना किया। कई लोगों ने तो अपने गांव ही छोड़ दिए और कहीं और चले गए। कुछ ने लोकल ट्रेडर्स के साथ मिलकर कंपनी ऑफिशियल्स के खिलाफ विद्रोह किया। धीरे धीरे बहुत से वीवर्स ने लोन लेने से ही मना कर दिया, अपने वर्कशॉप्स बंद कर दिए और खेती मजदूरी करने लगे। इस पूरे संघर्ष और बदलाव का नतीजा ये हुआ कि 19वीं सदी की शुरुआत तक बुनकरों के सामने चुनौतियों का एक बिल्कुल नया दौर, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। ये कहानी है उस इंडस्ट्री की जिसका कभी आप जानते हैं पूरी दुनिया में डंका बजता था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि ये अर्श से फर्श पर आ गई। चलिए इस पूरे उतार चढ़ाव की कहानी को ठीक से समझते हैं। ओके, तो इस पूरी कहानी को हम 5 आसान स्टेजेस में समझेंगे।
सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की टेक्सटाइल सुप्रीमेसी की, फिर देखेंगे कि मैनचेस्टर से क्या चैलेंज आया, उसके बाद मार्केट कैसे कोलैप्स हुआ, फिर एक रॉ कॉटन की कमी आई और आखिर में इंडिया के अंदर ही फैक्ट्री योग की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं 18th सेंचुरी से। ये इंडियन टेक्सटाइल्स का आप कह सकते हैं गोल्डन एज था। उस वक्त यूरोप के शाही दरबारों से लेकर एशिया के भीड़भाड़ वाले बाजारों तक हर जगह सिर्फ मेड इन इंडिया कपड़े का ही बोलबाला था। क्वालिटी ऐसी थी कि मुकाबला करने वाला कोई था ही नहीं। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। सुनिए कि एक ब्रिटिश कंपनी ऑफिशियल हेनरी पटुलो ने 1772 में क्या लिखा था। उन्होंने साफ साफ माना कि इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड कभी कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी क्वालिटी का माल कहीं और बनता ही नहीं था। मतलब जब आपका कॉम्पिटिटर ही आपकी इतनी तारीफ कर रहा हो, तब वैल्यू का अंदाजा लगा ही सकते हैं ना, है ना? लेकिन जैसा कहते हैं, हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। 19th सेंचुरी की शुरुआत में पूरी तस्वीर बदलने लगी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, कॉटन मिल्स तेजी से डेवलप हो रही थीं और ये इंडियन लूम्स के लिए पहला और सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आई। यहां ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने एक बहुत ही सोची समझी डबल एज्ड स्ट्रैटेजी अपनाई। एक तरफ उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला और इंडियन टेक्सटाइल्स पर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटीज लगवा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनचेस्टर में बने कपड़े ब्रिटेन में बिना किसी कंपटीशन के बिकेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मना लिया कि वो ब्रिटिश माल को इंडियन मार्केट्स में भर दें। एक ही चाल में उन्होंने अपना मार्केट भी बचा लिया और हमारा मार्केट भी छीन लिया। तो स्ट्रैटेजी का जमीन पर रियल वर्ल्ड में क्या असर हुआ? इसका जवाब लफ्जों से बेहतर नंबर्स देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। जरा ग्राफ पर एक नजर डालें। 1811 में इंडिया से जितना भी सामान बाहर जाता था, उसका 33%, सोचिए पूरा 1/3 सिर्फ कपड़ा था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 40 साल बाद 1850 तक यह नंबर 33% से गिरकर सिर्फ 3% रह गया। यह सिर्फ एक गिरावट नहीं थी, ये एक अचानक हुआ कोलैप्स था। और ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू था। अब इस स्लाइड पर दूसरा पहलू देखिए। जिस तेजी से हमारे एक्सपोर्ट्स गिरे ना, ठीक उसी तेजी से ब्रिटिश मशीन मेड कपड़े ने इंडियन मार्केट पर कब्जा कर लिया। सोच कर देखिए, 1870s तक इंडिया में जितना भी सामान इंपोर्ट हो रहा था, उसकी आधी से ज्यादा वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कॉटन गुड्स की थी। तो इसका सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इंडियन वीवर्स हर तरफ से फंस गए थे। उनका एक्सपोर्ट मार्केट तो चला ही गया और उनका जो लोकल मार्केट था वो भी सस्ते मैनचेस्टर इंपोर्ट से पूरा भर गया। नतीजा ये हुआ कि 1850s तक इंडिया के ज्यादातर वीविंग इलाकों से सिर्फ बर्बादी और मायूसी की खबरें आ रही थी। और ये तबाही सिर्फ वीवर्स तक नहीं रुकी, इसने पूरे ट्रेडिंग इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। एक मिसाल लेते हैं जीजे बॉय की। वो एक वीवर के बेटे थे जो चाइना ट्रेड के एक बहुत बड़े शिपर बन गए। लेकिन सोचिए, जब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ही नहीं बचेंगे तो उनके जहाज क्या लेकर जाते? 1850s तक आते आते नए इंग्लिश और अमेरिकन शिपर से कंपटीशन इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने सारे जहाज बेचने पड़े। पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया। वीवर्स पहले से ही मार्केट की मार झेल रहे थे, वो पहले ही मुश्किल में थे, पर अब उन पर एक ऐसी आफत आने वाली थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ग्लोबल क्राइसिस जिसका एपिसेंटर हजारों मील दूर था, अब सीधे उनके करघों पर हमला करने वाला था। तो हुआ ये कि 1860s में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गई। इस वजह से अमेरिका से ब्रिटेन जाने वाली कॉटन सप्लाई एकदम बंद हो गई। अब ब्रिटेन की मिल्स को कॉटन कहां से मिलता? उन्होंने पूरा ध्यान इंडिया पर लगा दिया। सडनली इंडिया से रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट इतना बढ़ा कि देश के अंदर ही कॉटन के दाम आसमान छूने लगे। और इसकी आयरनी देखिए, किसान ढेर सारा कॉटन उगा रहे थे जो जहाजों में भरकर ब्रिटेन जा रहा था, लेकिन इंडिया के अपने वीवर्स के हाथ खाली थे। उन्हें सप्लाई मिल ही नहीं रही थी, और अगर मिलती भी तो इतने महंगे दाम पर कि उससे कपड़ा बनाकर बेचना नुकसान का सौदा था। वीविंग अब प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा ही नहीं। और अब आती है आखिरी चोट। ट्रेडिशनल वीविंग इंडस्ट्री को जो आखिरी और शायद सबसे बड़ा चैलेंज मिला, वो था इंडिया के अंदर ही मशीन बेस्ड प्रोडक्शन की शुरुआत। ये नया बदलाव आग की तरह फैला। 1854 में बॉम्बे में पहली कॉटन मिल खुली। ठीक अगले साल 1855 में बंगाल में एक जूट मिल। फिर तो देखते ही देखते 1860s तक कानपुर और अहमदाबाद, और 1874 तक मद्रास, सब बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन गए। ये एक नए युग की शुरुआत थी जो हैंडलूम के युग का अंत भी साबित हुई। अब आप एक पल के लिए खुद को एक वीवर की जगह रखकर सोचिए। पहले आपका कंपटीशन समुद्र के पार मैनचेस्टर में था, लेकिन अब कंपटीशन आपके अपने शहर में था।
एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में जो आपसे 1000 गुना तेजी से कपड़ा बना रही थी। भला इसका मुकाबला करना कैसे मुमकिन था? ये एक इम्पॉसिबल फाइट थी। तो आज हम ये समझेंगे कि इंडिया के जो शुरुआती अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस खड़ी कैसे कीं, मतलब इतना पैसा आया कहाँ से, उनकी शुरुआत कैसे हुई। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं। देखिए, इंडिया की कई बड़ी बिजनेस फैमिलीज की कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है जिसके बारे में आप शायद सोचा भी नहीं होगा, और वो है ब्रिटिश चाइना ट्रेड। हाँ, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। ओके, तो ये काम कैसे करता था? देखने में तो ये एक सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस था, लेकिन इसमें जो पैसा था वो जबरदस्त था। पहला स्टेप, ब्रिटिश यहाँ इंडिया से चाइना को ओपियम यानी अफीम एक्सपोर्ट करते थे। दूसरा स्टेप, उस ओपियम के बदले में चाइना से चाय लेते थे। और फिर तीसरा स्टेप, उस सारी चाय को इंग्लैंड में इंपोर्ट किया जाता था। आप सोच सकते हैं कि ये कितना प्रॉफिटेबल ट्रेड साइकिल रहा होगा। और इस पूरे साइकिल के इंजन में एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थे द इंडियन ट्रेडर्स। हाँ, वो जूनियर पार्टनर्स के तौर पर काम करते थे, लेकिन उनका रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। वही लोग फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, सारा सामान, सारी सप्लाईज अरेंज करते थे और कंसाइनमेंट्स को शिप भी करते थे। और इसी काम से उन्होंने वो कैपिटल, वो पैसा कमाया जो आगे चलकर इंडियन इंडस्ट्री की नींव बनने वाला था। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैसा सिर्फ तिजोरियों में बंद होकर नहीं रह गया। कुछ बहुत ही दूरदर्शी विजनरी बिजनेसमैन थे जिनके पास एक बड़ा सपना था। वो इंडिया में अपनी खुद की इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस डेवलप करना चाहते थे। वो सिर्फ ट्रेडर बन के नहीं रहना चाहते थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते थे। और इस विजन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर। उन्होंने पहले इसी चाइना ट्रेड से अपनी पूरी दौलत बनाई और फिर उस पैसे को इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की तरफ मोड़ दिया। एकदम सही जगह इन्वेस्ट किया। और उनका एम्बिशन कोई छोटा मोटा नहीं था। 1830s और 40s में उन्होंने 1 या 2 नहीं, पूरी 6 अलग अलग जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू की। और आप देखिए, शिपिंग से लेके माइनिंग और बैंकिंग तक उन्होंने हर बड़े सेक्टर में इन्वेस्ट किया। ये तो एक तरह से अपने दम पर एक छोटी मोटी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने जैसा था। लेकिन ठहरिए, सिर्फ चाइना ट्रेड ही कैपिटल का अकेला सोर्स नहीं था। वो एक बहुत बड़ा जरिया था बिल्कुल, लेकिन दौलत कमाने के और भी रास्ते थे जो पूरे देश में फैले हुए थे। जैसे कि मद्रास के मर्चेंट्स बर्मा के साथ ट्रेड कर रहे थे। कुछ के लिंक्स तो मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका तक थे। और इंडिया के अंदर भी बहुत से लोग थे जो अपना आर्थिक नेटवर्क चला रहे थे। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मनी बैंकिंग करना और दूसरे ट्रेडर्स को फाइनेंस करना, एक पूरा इकोसिस्टम। तो अब आते हैं मेन सवाल पर, आखिर ये पायनियर्स थे कौन? चलिए मिलते हैं उन विजनरीज से जिन्होंने ट्रेड के पैसे को इंडस्ट्री की एक मजबूत नींव बना दिया और आगे चलकर इतने बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े किए। बॉम्बे में पारसीज जैसे दिनशॉ पटीट, और एक नाम जिसे आप जरूर जानते होंगे, जमशेदजी नसरवान जी, जिन्हें हम जे.एन. टाटा के नाम से जानते हैं। इन लोगों ने बहुत विशाल इंडस्ट्रियल एम्पायर्स बनाए। इनकी शुरुआती दौलत चाइना ट्रेड और इंग्लैंड को रॉ कॉटन भेजने दोनों से आई थी। एक और शानदार एग्जाम्पल है सेठ हुकमचंद, एक मारवाड़ी बिजनेसमैन। वो भी चाइना के साथ ट्रेड करते थे और 1917 में उन्होंने अपने कैपिटल से कलकत्ता में इंडिया की पहली जूट मिल स्थापित कर दी। एक बहुत बड़ा कदम था ये। और ये सुनिए, आगे चलकर जो इतने मशहूर हुए इंडस्ट्रियलिस्ट जी.डी. बिरला, उनके पिता और उनके दादा ने भी चाइना के साथ ट्रेड किया था। तो आप देख सकते हैं इस चाइना ट्रेड का प्रभाव कितना गहरा और कितनी दूर तक फैला हुआ था। जे.एन. टाटा की बात करें तो उनका सबसे बड़ा, सबसे गेम चेंजिंग अचीवमेंट था जमशेदपुर में इंडिया का पहला आयरन एंड स्टील वर्क्स एस्टैब्लिश करना। सोचिए, आज़ादी से बहुत पहले वो आने वाले इंडिया के लिए हैवी इंडस्ट्री की बुनियाद रख रहे थे। लेकिन जैसा हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, ये सफर इतना आसान नहीं था। अब कहानी में आती है ब्रिटिश रुकावट। जैसे जैसे कॉलोनियल कंट्रोल मजबूत होता गया, इंडियन मर्चेंट्स के लिए आगे बढ़ने के मौके, वो जगह सीमित होती जा रही थी, सिकुड़ती जा रही थी। जरा स्लाइड पर नजर डालिए, आपको साफ दिखेगा कि कॉलोनियल रूल के अंडर इंडियन ट्रेड पर कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शंस थे। देखिए, इंडियंस को रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन, ओपियम और गेहूं एक्सपोर्ट करने की परमिशन तो थी, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी रेडी प्रोडक्ट्स जिससे असली पैसा बनता है, उसको यूरोप एक्सपोर्ट करने से उन्हें साफ मना कर दिया गया था। और इसके ऊपर से उस दौर में यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज बेहद पावरफुल थीं। ये ऐसी फर्म्स थीं जो इंडियन इंडस्ट्रीज के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करती थीं।
उनका काम था कैपिटल जमा करना, बड़ी बड़ी कंपनीज बनाना और उन्हें मैनेज भी करना। और हम यहाँ कुछ बड़े खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। 3 सबसे बड़ी एजेंसीज थीं, बर्ड हेगलर्स एंड को, एंड्रू यूल और जार्डीन स्किनर एंड को। इन लोगों ने मार्केट पर दबदबा बनाया हुआ था। और ये टेबल तो पावर के इस खेल को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, पैसा कौन दे रहा है? इंडियन फाइनेंशियल्स। लेकिन सारे के सारे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस डिसीजंस कौन ले रहा है? यूरोपियन एजेंसीज। मतलब पैसा इंडियन लेकिन पावर पूरी यूरोपियन। इंडियंस के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर थी ही नहीं। और अगर इतना काफी नहीं था तो आखिरी रुकावट ये थी कि इंडियन बिजनेसमैन को यूरोपियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ज्वाइन करने की भी इजाजत नहीं थी। इसका मतलब समझिए, उन्हें पावर और इन्फ्लुएंस के हर सर्कल से, जहां बड़े फैसले लिए जाते थे, वहां से सिस्टमैटिकली बाहर रखा जा रहा था। हमारा अगला टॉपिक है द फर्स्ट फैक्ट्री वर्कर्स। जैसे जैसे इंडिया में फैक्ट्रीज बढ़ने लगी ना, तो वर्कर्स की जरूरत भी एकदम से बढ़ गई। ये एक ऐसी डिमांड थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी ही बदल दी। आइए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। चलिए, सबसे पहले कुछ नंबर्स देखते हैं। साल 1901 में इंडियन फैक्ट्रीज में गैस कीजिए कितने? करीब 5,84,000 वर्कर्स काम करते थे। और फिर देखिए क्या हुआ, ये नंबर इतनी तेजी से बढ़ा। सोचो, सिर्फ 45 साल में यानी 1946 तक ये संख्या बढ़कर 24,36,000 से भी ज्यादा हो गई। मतलब एक जबरदस्त जंप था जो साफ साफ दिखाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी फास्ट हो रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर इतने सारे वर्कर्स, ये लाखों लोग आए कहां से थे? ये लाखों वर्कर्स कोई और नहीं बल्कि आम लोग थे। किसान थे, कारीगर थे, जिन्होंने काम की तलाश में अपने गांव छोड़कर शहरों का रुख किया। आइए उनके इस सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, शुरू में ज्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन्स में जो वर्कर्स आते थे वो आसपास के जिलों से ही आते थे। ये वो किसान और कारीगर थे जिन्हें सैडली अपने गांव में काम नहीं मिल पाता था। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बॉम्बे। साल 1911 में वहां की कॉटन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले आधे से ज्यादा वर्कर्स यानी 50% से भी ज्यादा पास के बस एक ही जिला रत्नागिरी से आते थे। इमेजिन दैट। ऐसा ही कुछ हमें कानपुर में भी देखने को मिलता है। वहां की मिल्स में भी ज्यादातर वर्कर्स कानपुर जिले के ही गांव से आते थे। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि शुरुआत में जो लेबर सप्लाई थी ना, वो काफी हद तक लोकल थी। लेकिन शहर आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो अपने गांव से रिश्ता तोड़ देते थे। नहीं, ये वर्कर्स अपनी जड़ों से, अपने कल्चर से पूरी तरह जुड़े हुए थे। वो अक्सर शहर और गांव के बीच आते जाते रहते थे। खासकर फसल की कटाई के टाइम या फिर त्योहारों पर तो उन्हें घर जाना ही होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलने वाली थीं। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट की खबर दूर दूर तक फैली, वर्कर्स काम की उम्मीद में, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में बहुत लंबी दूरियां तय करने लगे, अपने जिले और प्रदेश से भी बहुत आगे। इसका एक साफ साफ एग्जाम्पल है यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो आज का उत्तर प्रदेश है। यहां से वर्कर्स बॉम्बे के टेक्सटाइल मिल्स और कैलकाटा की जूट मिल्स में काम करने के लिए इतने लंबे सफर पर निकल पड़ते थे। ओके, तो वर्कर्स शहर तो पहुंच गए, लेकिन यहां एक नया सवाल है, क्या उन्हें जॉब इतनी आसानी से मिल जाती थी? अगला सेक्शन इसी चैलेंज के बारे में है। देखिए, असली प्रॉब्लम यह थी कि नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। भले ही मिल्स बढ़ रही थीं, फैक्ट्रीज खुल रही थीं, लेकिन काम ढूंढने वालों की संख्या हमेशा अवेलेबल जॉब से कहीं ज्यादा होती थी। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का गेम था। और इतना ही नहीं, मिल्स में एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड थी। ऐसा नहीं कि कोई भी चला गया और काम मिल गया। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को नए वर्कर्स भर्ती करने के लिए एक खास सिस्टम बनाना पड़ा। तो आखिर इस मुश्किल सिचुएशन में एक आम वर्कर को जॉब मिलती कैसे थी? क्या करना पड़ता था? इस सवाल का जवाब है एक वर्ड, जॉबर। इस पूरी कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल फिगर की, जो आपका दोस्त भी हो सकता था और आपका बॉस भी। तो आखिर ये जॉबर था कौन? जॉबर बेसिकली एक पुराना और विश्वास पात्र यानी ट्रस्टेड वर्कर होता था, जिसे मिल के मालिक नए लोगों को भर्ती करने का काम देते थे। तो नेचुरली उसके पास काफी अथॉरिटी और पावर आ जाती थी। आप कह सकते हैं कि जॉबर अपने गांव के लोगों के लिए शहर में एक गार्डियन जैसा था। वो उन्हें गांव से लाता, जॉब दिलवाने की गारंटी देता, नए शहर में बसने में उनकी मदद करता, और अगर कोई क्राइसिस आ गया तो पैसे देकर उनका सहारा भी बनता था। सब कुछ ठीक लग रहा है ना? एक ऐसा इंसान जो आपकी हर तरह से मदद कर रहा है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस पावर की और इस मदद की एक कीमत थी। धीरे धीरे जॉबर अपने इस एहसान के बदले पैसे मांगने लगा। वो वर्कर्स से गिफ्ट्स लेने लगा, और सबसे बुरा, वो उनकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगा।
उनका जीना मरना सब उसके हाथ में आ गया। ये कोट बिल्कुल साफ बताता है कि जॉबर कैसे एक पावरफुल फिगर बन गया। सोचो, वर्कर्स उस पर पूरी तरह निर्भर थे और इसी डिपेंडेंसी ने, इसी मजबूरी ने जॉबर को अथॉरिटी और कंट्रोल दे दिया। वो उनकी जरूरत भी था और उनकी मजबूरी भी। तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ फैक्ट्री वर्कर्स की संख्या तो बढ़ी, लेकिन उनकी आजादी नहीं, उनकी जिंदगी, उनकी रोजी रोटी दोनों ही अक्सर इन पावरफुल मिडलमैन यानी इन जॉबर्स के कंट्रोल में रहती थी। इस एक्सप्लेनर में हम उस कमाल की कहानी को समझेंगे कि कैसे कॉलोनियल रूल के साए में भी इंडियन इंडस्ट्री ने आजादी की अपनी पहली किरण देखी और खुद के लिए एक जगह बनाई। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सोचिए, उस टाइम इंडिया का इंडस्ट्रियल सीन कैसा था? वेल, यहां पूरी तरह से यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज का राज था। ये ऐसी पावरफुल एजेंसीज थीं जो सब कुछ कंट्रोल करती थीं, मतलब क्या बनेगा, कैसे बनेगा और कहां बिकेगा। उनकी पकड़ पूरे सिस्टम पर आप कह सकते हैं लोहे जैसी मजबूत थी। तो ये यूरोपियन एजेंसीज आखिर कर क्या रही थी? उनका गोल इंडिया के लिए कुछ बनाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका सारा ध्यान कुछ गिने चुने चीजों पर था। चाय और कॉफी के बड़े बड़े प्लांटेशंस, माइनिंग और रॉ मटेरियल्स जैसे इंडिगो और जूट। और यहां है सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ इंडिया में बेचने के लिए नहीं, बल्कि सीधा एक्सपोर्ट करने के लिए हो रहा था। तो यूरोपियन कंट्रोल वाले माहौल में इंडियन बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल सीन में एंट्री कैसे की? लेट 19th सेंचुरी में उन्होंने एक जीनियस स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने सीधे टकराव का रास्ता चुना ही नहीं। उन्होंने सोचा, हम फाइट करने के बजाय उससे बचने का रास्ता निकालेंगे। और ये देखिए उनकी स्ट्रैटेजीज के बीच का फर्क। एक तरफ थी ब्रिटेन की मैनचेस्टर मिल्स, जिनका गोल एकदम क्लियर था, अपने फाइन फैब्रिक से पूरे इंडियन मार्केट पर कब्जा करना। और दूसरी तरफ हमारी शुरुआती इंडियन मिल्स। उन्होंने कपड़ा बनाया ही नहीं, इंस्टेड उन्होंने बनाया कोर्स कॉटन यार्न यानी मोटा धागा। तो उनका मार्केट कौन था? या तो अपने लोकल हैंडलूम व्यूवर्स या फिर एक्सपोर्ट टू चाइना। देखा, नो डायरेक्ट फाइट। लेकिन देखिए, ये अवॉइडेंस वाली स्ट्रैटेजी आखिर कब तक चलती, राइट? समथिंग हैड टू चेंज, और चेंज आया, एक बहुत बड़ा चेंज। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने लिटरली सब कुछ बदल दिया। तो द बिग क्वेश्चन इज, व्हाट वाज इट? ऐसा क्या हुआ जिसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया? असल में दो चीजें एक साथ हो रही थी। एक तरफ इंडिया के अंदर स्वदेशी मूवमेंट जोर पकड़ रहा था, मतलब बॉयकॉट फॉरेन गुड्स का नारा, और दूसरी तरफ इंडिया के बाहर चाइना वाला मार्केट भी हाथ से जा रहा था। क्यों? क्योंकि अब चाइना और जापान की अपनी मिल्स आ गई थी। तो सोचिए, एक तरफ होम ग्रोन प्रेशर, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट मार्केट का प्रेशर। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने क्या किया? दे पिविटेड। उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने कहा, ओके, अब धागा नहीं, अब हम कपड़ा बनाएंगे। एंड दैट वाज अ मैसिव शिफ्ट। और इसका रिजल्ट माइंड ब्लोइंग। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 12 साल में 1900 से 1912 के बीच इंडिया में बने हुए तैयार कपड़े का प्रोडक्शन डबल हो गया। आई मीन, इट लिटरली डबल्ड। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो ग्रोथ तो हो रही थी फॉर श्योर, बट इट वाज स्टिल काइंड ऑफ स्लो। लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ग्लोबल इवेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो इवेंट थी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ आप शायद सोचेंगे कि वॉर तो एक बुरी चीज है, एंड इट इज, बट फॉर इंडियन इंडस्ट्री ये एक अनएक्सपेक्टेड मैसिव अपॉर्चुनिटी थी। तो ये हुआ कैसे? लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, ब्रिटेन की सारी मिल्स आर्मी के लिए सामान बनाने में लग गई, तो नेचुरली मैनचेस्टर से इंडिया आने वाला कपड़ा बंद हो गया। इंपोर्ट्स जस्ट प्लमेटेड। और इसका मतलब क्या हुआ? सडनली इंडियन मिल्स के लिए पूरा का पूरा होम मार्केट खाली हो गया। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश ने इंडियन फैक्ट्रीज से कहा, हमें भी वॉर के लिए सामान चाहिए। और ये क्या क्या चीजें बना रहे थे? जूते, बैग्स, आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट्स, लेदर बूट्स, घोड़े और खच्चरों के लिए काठी। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अचानक इंडियन फैक्ट्री सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव नहीं, बल्कि वॉर के लिए जरूरी बन गई थी। और नतीजा, द इंडस्ट्री जस्ट बूम्ड। नई नई फैक्ट्रीज हर जगह खुलने लगी। पुरानी फैक्ट्रीज 24/7 चलने लगी मल्टीपल शिफ्ट्स में। बहुत सारे नए वर्कर्स को काम पर रखा गया। हर कोई ज्यादा घंटे काम कर रहा था। इट वॉज अ पीरियड ऑफ इनक्रेडिबल ग्रोथ। ओके, तो वॉर खत्म हो गया। अब क्या सब कुछ पहले जैसा हो गया? बिल्कुल नहीं। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इस सुनहरे मौके को जाने नहीं दिया। अब टाइम था अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने का, होम मार्केट को सही मायनों में कैप्चर करने का। और देखिए मैनचेस्टर का क्या हाल हुआ। इट्स ए ड्रामेटिक स्टोरी। वॉर के बाद वो अपनी पुरानी पोजीशन इंडिया में कभी वापस नहीं पा सके। उनके एक्सपोर्ट्स तो इंडिया जस्ट कोलैप्स कर गए।
उनके लिए गेम ओवर हो चुका था। तो वो रिकवर क्यों नहीं कर पाए? सच तो ये है कि वॉर ने ब्रिटेन की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी थी। वो यूएस, जर्मनी और जापान जैसी नई ताकतों से compete करने के लिए खुद को मॉडर्नाइज नहीं कर पाए। उनका अपना कॉटन प्रोडक्शन गिर गया और उनके एक्सपोर्ट्स भी डूब गए। तो इस पूरी कहानी का आखिरी नतीजा क्या निकला? यही कॉलोनी के अंदर हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ने धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी जगह बना ली। उन्होंने विदेशी सामान को रिप्लेस किया और आखिरकार उन्होंने होम मार्केट को कैप्चर कर लिया। हम सब ने स्कूल में, कहानियों में यही सुना है कि जब ब्रिटेन से आई हुई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडिया आईं तो उन्होंने हमारे हैंडलूम बिजनेस को, हमारे बनकरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पर क्या ये कहानी पूरी तरह से सच है? चलिए पता करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फैक्ट्रीज ने सच में हमारे हैंडलूम्स को मार्केट से पूरी तरह गायब कर दिया था? आप भी शायद यही सोचते होंगे, है ना? हम सब ने हिस्ट्री की किताबों में लगभग यही पढ़ा है, लेकिन असलियत शायद थोड़ी अलग है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, ये आपको चौंका देगा। 1900 और 1940 के बीच यानी 40 सालों में हैंडलूम से बनने वाले कपड़े का प्रोडक्शन घटा नहीं बल्कि लगभग 3 गुना बढ़ गया। इट ट्रिपल्ड। अब ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल उल्टी बात लग रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? एक तरफ मशीन का कंपटीशन और दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त ग्रोथ। आइए एक डिटेक्टिव की तरह इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। लेट्स इन्वेस्टिगेट द रियल स्टोरी ऑफ आवर इंडियन वीवर्स। ओके, तो हमारा पहला क्लू यहाँ है। देखिए, साल 1911 में इंडिया की जो टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम करते थे। सोचिए, सिर्फ 5%। तो बाकी के 95% लोग कहाँ थे? और ये बड़ी फैक्ट्रीज भी ज्यादातर बंगाल और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों तक ही सीमित थीं। और अगर हम 20 साल आगे भी चले जाए 1931 तक, तब भी यह फिगर सिर्फ 10% तक ही पहुंचा था। इसका मतलब साफ है, देश की 90% इंडस्ट्रियल इकोनॉमी अभी भी फैक्ट्रीज के बाहर छोटे छोटे वर्कशॉप्स और घरों में चल रही थी। यानी जो असल इंडस्ट्रियल काम हो रहा था वो उन बड़ी बड़ी आसमान छूती फैक्ट्रीज में नहीं था, वो तो गलियों में, मोहल्लों के अंदर, छोटे छोटे घरों में हो रहा था। ये वो वर्कर्स थे जो आम आदमी की नजरों से बिल्कुल इनविजिबल थे। तो इन वीवर्स के सर्वाइवल का पहला राज, रीजन नंबर 1 था टेक्नोलॉजी। जी हाँ, हमारे बुनकरों ने मशीन से हार नहीं मानी। उन्होंने टेक्नोलॉजी को ही अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लिया। और इनका सीक्रेट वेपन था ये इन्वेंशन, द फ्लाई शटल। अब ये क्या चीज थी? ये एक सिंपल सा मैकेनिकल डिवाइस था जिसे रोप्स और पुलीस से ऑपरेट किया जाता था। इसका काम था कपड़े के हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स, जिसे वेफ्ट कहते हैं, उसे वर्टिकल थ्रेड्स यानी वॉर्प के बीच से तेजी से निकालना। और एक छोटी सी चीज ने सब कुछ बदल दिया। इससे पहले प्रोडक्शन बहुत स्लो था, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी और कपड़े का साइज भी छोटा बनता था। लेकिन फ्लाई शटल के आने के बाद प्रोडक्टिविटी एकदम से बढ़ गई, काम बहुत तेज हो गया, कम लोगों की जरूरत पड़ने लगी और सबसे बड़ी बात, अब वो चौड़ा कपड़ा भी बना सकते थे। इट वॉज अ गेम चेंजर। और इसका प्रूफ देखिए, 1941 तक पूरे इंडिया में 35% से ज्यादा हैंडलूम्स में फ्लाई शटल लग चुका था। और ट्रैवनकोर, मद्रास और बंगाल जैसे इलाकों में तो ये फिगर 70 से 80% तक था। इससे साफ पता चलता है कि वीवर्स नई टेक्नोलॉजी को कितनी तेजी से अपना रहे थे। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से बात नहीं बनती। वीवर्स के सर्वाइवल का दूसरा बड़ा रीजन था उनकी ब्रिलियंट मार्केट स्ट्रैटेजी। वो बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने मिल्स के कंपटीशन को समझा और उससे टक्कर लेने के बजाय उससे बचने का एक होशियार रास्ता निकाल लिया। उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। जब भी अकाल पड़ता था या फसल खराब होती थी तो गरीब लोग जो मोटा सस्ता कपड़ा पहनते थे उसकी डिमांड एकदम से गिर जाती थी। लेकिन जो अमीर लोग थे वो बेहतर क्वालिटी की साड़ियां खरीदते थे और उनकी डिमांड पर बुरा वक्त का कोई खास असर नहीं होता था, वो स्टेबल रहती। इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस उन चीजों पर लगा दिया जिनकी कॉपी करना बड़ी बड़ी मिल्स के लिए आसान नहीं था, जैसे कि स्पेशल वोवन बॉर्डर्स वाली साड़ियां, या फिर बेहतरीन बनारसी और बलूचरी साड़ियां, और मद्रास की वो फेमस लुंगीज और रुमाल। ये एक ऐसा मार्केट था जहां मशीन हाथ का मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। इस सर्वाइवल की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। मार्केट में बने रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि बंकरों की लाइफ आसान हो गई थी या वो बहुत अमीर हो गए थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ह्यूमन कॉस्ट था। सच्चाई ये थी कि उनकी जिंदगी बहुत बहुत मुश्किल थी। उन्हें दिन रात लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था।
और अक्सर घर का हर एक सदस्य, औरतें, यहाँ तक कि बच्चे भी प्रोडक्शन के किसी न किसी स्टेज में काम करते थे। ये उनके लिए रोज की एक जंग थी। और यही इस पूरी कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये वीवर्स ये सिर्फ पुराने जमाने की निशानी बनकर नहीं रह गए थे। उनकी जिंदगी, उनकी मेहनत इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। वो इस बदलाव के साइलेंट मगर इंटीग्रल पार्टनर्स थे। हमारा अगला टॉपिक है द आर्ट ऑफ परसुएशन इन कॉलोनियल इंडिया। तो सोचिए, आप किसी को ऐसी चीज खरीदने के लिए कैसे मना सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, ना सिर्फ सामान बेचने के लिए बल्कि लोगों की सोच को बदलने के लिए। तो शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। ये नई जरूरतें आखिर पैदा कैसे होती हैं? कभी आपने रुक कर सोचा है कि आपको अचानक से कोई ऐसी चीज क्यों चाहिए जिसके बारे में आपको कल तक शायद पता भी नहीं था? इसका जवाब अक्सर एक बहुत ही पावरफुल टूल में छिपा होता है। ओके, चलिए सीन को सेट करते हैं। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के पास फैक्ट्रीज में बने नए नए प्रोडक्ट्स तो आ गए थे, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इंडियन कंज्यूमर्स को उन्हें खरीदने के लिए कन्विंस कैसे किया जाए? आखिर आप लोगों को कुछ बिल्कुल नया ट्राई करने के लिए परसुएड करते कैसे हैं? और इसका सोल्यूशन था एडवर्टीजमेंट्स। देखिए, एड्स का काम सिर्फ आपको प्रोडक्ट दिखाना नहीं है, उनका असली काम है उस प्रोडक्ट को इतना डिजायरेबल, इतना जरूरी बना देना कि आपको लगे कि इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। ये आपसे कहते नहीं हैं बल्कि आपके दिमाग को शेप करते हैं। इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत से ही एड्स मार्केट को बढ़ाने और एक पूरा का पूरा नया कंज्यूमर कल्चर क्रिएट करने का इंजन रहे हैं। तो आइए इस परसुएशन प्लेबुक को खोलते हैं और देखते हैं इसकी पहली स्ट्रैटेजी, लेबल्स के जरिए ट्रस्ट बनाना। एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का पावरफुल आइडिया। उस वक्त मैनचेस्टर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के कपड़ा मार्केट में एंटर कर रहे थे। उनका गोल एकदम क्लियर था, इंडियन मार्केट पर पूरा कंट्रोल करना। लेकिन इतने बड़े मार्केट में अपने कपड़े को बाकियों से अलग कैसे दिखाएं? उन्हें एक तरीका चाहिए था जिससे उनकी एक पहचान बने, और वो तरीका था लेबल। कपड़े के बंडल पर लगा एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर या क्लॉथ। इसका मकसद डबल था। पहला, खरीदने वाले को कंपनी का नाम और उसकी ओरिजिन से फेमिलियर कराना, और दूसरा, क्वालिटी का एक पक्का निशान बनना। सोच के देखिए, जब बायर्स कपड़े के लेबल पर बोल्ड अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा देखते थे तो उन्हें एक इमीडिएट कॉन्फिडेंस महसूस होना चाहिए था। ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये क्वालिटी का एक सिंबल था, एक गारंटी थी। और पता है इस लेबल में इतना वजन क्यों था? क्योंकि 19th सेंचुरी में मैनचेस्टर को कॉटनोपोलिस कहा जाता था। वो पूरी दुनिया की कॉटन इंडस्ट्री का सेंटर था। तो ये लेबल सिर्फ एक स्टिकर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था कि प्रोडक्ट दुनिया की सबसे बेस्ट जगह से आ रहा है। लेकिन यहां से स्ट्रैटेजी और भी ज्यादा क्लेवर हो जाती है। उन्होंने सिंपल टेक्स्ट से आगे बढ़कर पावरफुल और फेमिलियर इमेजेस का इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने लेबल्स पर इंडियन देवी देवताओं जैसे कि कृष्ण और सरस्वती की इमेजेस प्रिंट करना शुरू कर दिया। जरा सोचिए इसके बारे में, ये एक ब्रिलियंट मूव था। इससे ऐसा लगता था जैसे भगवान खुद उस प्रोडक्ट को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक फॉरेन प्रोडक्ट पर किसी जाने पहचाने देवता की तस्वीर उसे एकदम से फेमिलियर बना देती थी, अनजाना नहीं। लेट 19th सेंचुरी तक मैन्युफैक्चरर्स ने कैलेंडर्स प्रिंट करना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर्स के आगे कैलेंडर्स उन लोगों तक भी पहुंचते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। वो चाय की दुकानों से लेकर गरीबों के घरों तक में टंगे रहते थे। इसका मतलब क्या हुआ? साल के 365 दिन उनका एडवर्टाइजमेंट आपकी आंखों के सामने। और सिर्फ देवी देवता ही नहीं, एड्स और कैलेंडर्स पर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जैसे कि एम्परर्स और नवाब्स की तस्वीरें भी होती थीं। ये परसुएशन का अगला लेवल था। एक अनकहा सवाल हवा में था, अगर ये रॉयल्टी के लिए अच्छा है तो आपके लिए क्यों नहीं? इसके पीछे का मैसेज बहुत साफ था। अगर आप इस रॉयल फिगर की इज्जत करते हैं तो इस प्रोडक्ट की भी इज्जत कीजिए। जब कोई प्रोडक्ट किसी राजा या नवाब से जुड़ जाता है तो उसकी क्वालिटी पर सवाल उठाना मुश्किल हो जाता है ना? ये एक तरह का रॉयल एंडोर्समेंट था। लेकिन यहां कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने इन एडवर्टाइजिंग टूल्स की पावर को देखा और उन्होंने फैसला किया कि वो इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल अपने कॉज के लिए करेंगे। और यहां पूरा खेल ही पलट गया। जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने एडवर्टाइज किया तो उनका नेशनलिस्ट मैसेज एकदम लाउड और क्लियर था। अगर आपको देश की परवाह है तो वो प्रोडक्ट्स खरीदिए जो इंडियंस बनाते हैं। उन्होंने ब्रिटिश प्लेबुक को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। एडवर्टाइजमेंट्स अब स्वदेशी के नेशनलिस्ट मैसेज का एक जरिया बन गए। स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता,
अपने देश का सामान बनाना और उसे करना। इस तरह एक कमर्शियल टूल एक पॉलिटिकल मूवमेंट का बहुत अहम हिस्सा बन गया। तो चलिए इस कमाल की परसुएशन प्लेबुक को जल्दी से रिकैप करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखते हैं कि इसकी लेगेसी आज हमारे आसपास कैसे जिंदा है। तो इसके की मूव्स क्या थे? पहला, सिंपल लेबल से ट्रस्ट बिल्ड करना। फिर लोगों की जानी पहचानी पावरफुल इमेजेस जैसे देवी देवता और राजाओं का इस्तेमाल करना। अपने प्रोडक्ट्स को रिस्पेक्टेड फिगर्स के साथ जोड़ना और आखिर में नेशनलिज्म की भावना को सेल्स बढ़ाने के लिए यूज करना।